दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी बोले मेरी फोन पर बात हुई। दिग्विजय सिंह बोले बात कोरी अफवाह। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने विश्वास मत साबित किया। विरोधियों पर जमकर बरसे केजरीवाल, बोले 2029 में हम बीजेपी से देश को आजाद कराएंगे। फिर से स्थगित हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। वायनाड से लौटने के बाद राहुल गांधी फिर करेंगे यात्रा। जयराम नरेश ने किया ट्वीट। इसरो का सबसे आधुनिक मौसम सैटेलाइट INS-80 3DS सफलतापूर्वक लॉन्च। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का ऐलान। गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। चुनाव की अधिसूचना फरवरी के आखिरी या फिर मार्च के शुरुआती हफ्ते में जारी होने की संभावना है। इसे देखते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ विपक्षी दल भी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इन सब के बीच भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में शुरू हुआ है। अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र भी देंगे। सूत्रों का दावा है कि इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार से शुरू होकर रविवार तक चलेगा। अधिवेशन में मुख्य तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर मंथन होने की संभावना है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन ऐसे समय में दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है जब संसदीय चुनाव सिर पर है। बोलिए भारत माता की। अपने बीच अपने देश के दिल्ली में शाहदरा में रहने वाली 26 साल की पूजा शर्मा पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। 2012 में एक मामूली विवाद के दौरान पूजा के भाई की हत्या कर दी गई थी। इस खबर से पूजा के पिता कोमा में चले गए। परिवार में कोई पुरुष नहीं था जो उनके भाई का अंतिम संस्कार करता। ऐसे में पूजा ने हिम्मत नहीं हारी और पगड़ी पहनकर खुद ही अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। तब से पूजा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रही है। दिल्ली के शाहदरा में रहने वाली 26 साल की पूजा शर्मा के साथ 2 साल पहले ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वह अब एक ऐसे मिशन पर निकल पड़ी हैं जिसके बारे में आमतौर पर लोग सोचते तक नहीं हैं। पूजा ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करती हैं जिनका ना तो कोई परिवार है और ना ही कोई रिश्तेदार। 2022 से अब तक पूजा 4000 से ज्यादा लावारिस शवों को सम्मान से आखिरी विदाई दे चुकी हैं। मैं हर उस लावारिस शव को अपना नाम दूंगी जिसकी कोई पहचान नहीं मिल पाती है या जिसका इस दुनिया में कोई होता नहीं है या किसी कारणवश जिसके परिवार का पता नहीं लग पाता है। अजीब सा कुछ दिल में था कि भाई को मतलब लावारिसों में ऐसे ही जला दिया जाता, तो ये भी तो किसी के भाई थे, किसी के पिता होंगे, तो क्यों ना मैं इनको अपना नाम दूं। 2022 में एक मामूली विवाद के दौरान पूजा के भाई की हत्या कर दी गई थी। इस खबर से पूजा के पिता कोमा में चले गए। परिवार में कोई पुरुष नहीं था जो उनके भाई का अंतिम संस्कार करता। ऐसे में पूजा ने हिम्मत नहीं हारी और पगड़ी पहनकर खुद ही अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। इस हादसे ने उन्हें ये एहसास कराया कि जिन लोगों के परिवार में कोई नहीं है उनका अंतिम संस्कार कैसे होता होगा। इसके बाद पूजा ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठा लिया। इस सेवा की शुरुआत सच बताऊं तो एक बहन के दर्द के साथ शुरू हुई। एक ऐसी बहन जिसकी आंखों के सामने उसके बड़े भाई को एक छोटे से मामूली से झगड़े के बाद गोली मार दी गई और उसकी किसी ने मदद नहीं करी। मेरे जो बड़े भैया थे 2022-13 मार्च को हमारे ही एरिया में एक छोटे सी कहासुनी के बाद, झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने उन्हें गोली मार दी गई थी।
अपने दुख से निपटने की इस कोशिश में वे समाज से अलग थलग पड़ गई। अंधविश्वास की वजह से उनके कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उनका साथ नहीं दिया। हमारे रिश्तेदार तक हमारे घर में नहीं आते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता उस तरीके से। मेरे से तो बिल्कुल बात नहीं करते। मेरे से लोग ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं मैं मतलब क्या हूँ, कि तो दिन भर शमशानों में भटकती है, मोर्चरी में भटकती है, पता नहीं कितनी आत्माएं इसके साथ है। अगर ये हमारे घर में आएगी या हम इसके घर में जाएंगे तो वो आत्माएं हमें चिपट जाएगी। तो लोगों के ऐसे ताने मुझे सुनने को अक्सर मिलते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने के पूजा के काम को सराह रहे हैं। मैं तो 4 साल हो गए यहाँ से काम कर रहे हैं। कोरोना काल से पहले आया हुआ था। हाँ, कोरोना काल में हम ही सारी बॉडी के देह संस्कार करवाते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद जो हुआ आपातकालीन, ऐसे भगवान करे कभी ना आए। जैसे लोग कहते हैं कि लेडीज़ को वर्जित है या लेडीज़ नहीं आ सकती हैं, जिसके पास कोई नहीं है या जिसके पास लड़का नहीं है तो लड़की आके संस्कार कर सकती है, कुछ उसमें रोक टोक नहीं है। बाकी आगे जो होता है, आगे मानता तो लड़की की ज़्यादा है, लड़के की कम है। तो लड़कियां जो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। पूजा भी लगातार अपना काम करती जा रही हैं, बिना ये सोचे कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि लावारिस शवों को सम्मान से आखिरी विदाई देने की उनकी कोशिश से सीख लेकर कई और लोग भी समाज की भलाई के लिए काम करने में जुटेंगे। कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सबरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने एक बोगस ग्राहक बनकर लिंग जांच गिरोह के साथ भेजा, जिसके बाद लिंग जांच गिरोह ने उन्हें को करनाल के रास्ते शामली के पास लेकर गए, वहां जांच की गई। इसके बाद आरोपी ने आते हुए बताया कि उनका एक लड़का है, जिसके बाद तुरंत टीम हरकत में आई और 2 आरोपियों को दबोच लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी ने 45,000 रुपए में बात तय की थी, जिसमें से 30,000 रुपए उसने पहले ही ले लिए थे और 15,000 रुपए के साथ रंगे हाथ आरोपी को पकड़ लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ना खबर मिल रही थी कि एक गिरोह यहाँ से कुरुक्षेत्र से गर्भवती महिलाओं को यूपी में शामली और उसके आसपास के एरिया में ले जाकर उनका लिंग जांच करवाता है। तो इस खबर पे हमने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हमने चिन्हित किया और उसको अपने डिकॉय वहाँ पे भेजा। डिकॉय के साथ वो व्यक्ति करनाल और शामली के रास्ते होते हुए थाना भवन पहुंचा। थाना भवन से आगे जाके गांव में 4-5 किलोमीटर आगे गांव जाके उसने अपनी गाड़ी खड़ी करवा दी और एक बाइक पे आगे ले गए, जिसके हमें पता नहीं लोकेशन कहाँ ले गए। और गर्भवती महिला को लेके वो वहाँ चले गए और थोड़ी देर बाद उसका लिंग जांच करके वापस ले आए। दिल्ली सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की गई और उसको लूट लिया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी एक युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहा है। मामला देर रात 9 बजे का है। मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई है। भोसंडी थाना एसएचओ महेंद्र का कहना है कि मेरी संज्ञान में यह मामला है। मामला दर्ज कर लिया गया और जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ नहीं, झगड़ा था बस, अचानक आया था इधर, मेरे को मार पीट के नुकनी ले गया। कितने पैसे छीन लिए आपसे? 70,000 रुपए ले गया। और कहाँ तक लेके गए आपको? ये रोड है नहीं, ये महेंद्रवाड़ा रोड, इस पे आगे जाके चौकी से आगे छोड़ा है 2 किलोमीटर आगे। तो फिर उसको आपको वहीं छोड़ के भाग गया? हाँ, वो छोड़ के भाग गया, भाग जाते। तो मोबाइल भी छीना आपका? तो वो से लिया था, वो फोन आ रहा था, उसको नुकनी दे दिया, फोन मोबाइल दे दिया? हाँ, फोन दे दिया। महेश नाम है सर मेरा। क्या कुछ घटना हुई? सर मैं यहाँ पे अपने डैश की गाड़ी रात को आती है तो उसके लिए अपने वर्कर जो यहाँ पे रहते हैं, ड्राइवर लेबर, उनको 70,000 रुपए देके गया था कि एक गाड़ी आएगी और उनको पैसे दे देना। अक्सर ऐसा ही देता हूँ, 1.5 साल से ऐसे काम कर रहा हूँ मैं। दिन में काम करता हूँ तो रात को मैं उठ नहीं पाता, इसलिए मैं इनको पैसे दे जाता हूँ। और मैं पैसे देकर निकल गया। आधे घंटे बाद ही मेरे पास कॉल आई मेरे लड़के की कि भैया ऐसे ऐसे एक गाड़ी आई है ब्रेजा, और वो हमारे साथ एक लड़के को उठा के ले गए और बड़ी तेजी में गए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें रविंदर उर्फ खिल्लू, हमारे ही गांव का रहने वाला है, राजू, उसके रिठौज गांव का सर, रिठौज ढाणी,
सर, हमें अभी सूचना प्राप्त हुई है महेश कुमार जहर ठोस गांव से। उन्होंने सूचना दी कि उनके पास एक नौकर रहते हैं। उन नौकर के साथ उन्होंने जो आरोप लगाया, उनके ही गांव के कुछ लड़के जिन्होंने मारपीट की। तो इसके बारे में अभी उनसे पूछताछ कर रहे हैं हम लोग। अपने स्तर पर जांच जारी है और जैसे जो भी सच्चाई होगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। हमने इस संबंध में राउंड द क्लॉक 2 ERB तैनात की हुई है अपने एरिया में, जो राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करती है। उनका 10x10 के टारगेट के साथ वो लोग काम करते हैं। मीन टू से 10 सेकंड में वो कॉल अटेंड करते हैं और 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो मौके पर पहुंच करके कार्रवाई करते हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए खबरें छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। दरअसल लगातार 3 माह से कुछ नाबालिग गैंग के युवक शहर में आतंक मचा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी वीडियो अपलोड कर लोगों को दहशत का वातावरण फैला रहे हैं। बता दें कि एक धर्म विशेष के नाबालिग युवकों के द्वारा कुछ नाबालिग स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को गाड़ी में अपहरण कर सुनसान जगह ले जाकर लगातार मारपीट करने का आरोप लगाते रहे। उत्पाती युवकों के द्वारा शुभम कश्यप एवं तरुणताज चौहान नामक छात्र को बुरी तरह से लाठी डंडों व हथियारों से लगातार 2 घंटे तक मारपीट की। पूरा मामला अंबिकापुर कोतवाली क्षेत्र का है। जी, एक्चुअली हुआ ये कि मैं समलाई मंदिर पास से मैं ओपीएस जा रहा था। अपने दोस्त को वहाँ से स्कूल का छुट्टी होने वाला था, तो मैं अपने दोस्त को लेने के लिए गया था। तो मेरे को समलाई मंदिर के पास से गोलू पठान, सोनू खान, रुस्तम फिरदौसी और छोटका खान लोग ने मेरे को उठा के और चरमारी दाड़ में ले जाके 2 घंटे लगातार मेरे को मारा गया। और उसके बाद भी मैंने पुलिस थाने में केस किया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ। मारने का कारण ये था कि वो लोग हिंदू मियाँ विवाद खड़ा कर रहे थे। बस कारण नहीं था कि बौरीपारा में रहता है बस। हाँ, क्या है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे सामान्य लड़के लोग आए हुए थे यहाँ ज्ञापन देने के लिए। एडिशनल साहब से भी चर्चा हुई है। जो आपराधिक गतिविधियां निरंतर शहर के अंदर हो रही हैं पिछले 2-3 महीनों में, तो ये स्थिति कि सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो आपराधिक गतिविधियों के साथ अपलोड कर रहे हैं और उनको सह मिल रहा है। नाबालिग के नाम पर निरंतर वो बच रहे हैं, लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्तियां अगर शहर में निरंतर होती हैं तो ये मान के चलिए कि उनको सह मिल रहा है, बढ़ावे मिल रहा है और कारण जो है वो छोटे मासूम बच्चे पिटा रहे हैं और उनके माँ बाप भी उनको बचा नहीं पा रहे हैं, शहर के लोग भी नहीं बचा पा रहे हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट विद्यालय में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना एवं आरती के शुभारंभ से हुई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पिछले वर्ष स्वामी आत्मानंद विद्यालय हर नगढ़ में सत्र 2023 में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रथम एवं द्वितीय अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को खंड शिक्षा अधिकारी के हाथों से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संदेश यही है कि सारे बच्चे जो हैं हमारे स्कूल के वो आगे निरंतर बढ़ते रहें और साथ ही साथ हमारी ये आशा है कि वो और अच्छा परफॉर्मेंस करें। अब पिछले साल के बच्चों को जैसे हमारे यहाँ से जो भी टॉपर स्टूडेंट्स थे हमने उनको सम्मानित किया, तो इससे बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और आगे उनका जो टोटल 8 बच्चों का नाम था और जिसमें से कुछ बच्चे नहीं आ पाए थे क्योंकि वो बाहर स्टडी करने गए हैं। 10वीं और 12वीं के 8 बच्चे हैं सर, 10वीं के 4 बच्चे हैं और 8वीं के भी 4 बच्चे लिया गया है। हमारे स्कूल में जो पिछले सत्र में टॉपर्स बच्चे थे उनको सम्मानित करना और साथ साथ साल भर में जो गतिविधियां हुआ है, सभी बच्चों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभाओं को सबके सामने उजागर करना और आने वाले समय जो बच्चे हैं उन्होंने सारे गतिविधियों में भाग ले और अपना जो अंदर में उनके अंदर जो गुण विशेषता है उनको सामने दिखाए और इस प्रकार को हम दिखाना चाहते हैं। कांकेर जिले के आखिरी छोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाडला में उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 न्यायाधीश श्रीमान रवि कश्यप ने
विद्यालय के विद्यार्थियों को विधि तथा कानून के बारे में जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों को गुड टच, बैड टच, पॉस्को एक्ट, बाल विवाह, मोटर दुर्घटना, बाल श्रम, बाल अपराध, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध एवं मानव अधिकार संविधान की जानकारी दी गई। को वहाँ पे कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किया गया था। श्रीमान आनंद ध्रुव जी, जो कि जिला विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं जो कांकेर के हैं, और सचिव श्री डायमंड गिलहरे जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, उनके दिशा निर्देश पर आज बारदा स्कूल में हम लोगों ने कानूनी शिविर लगाया था, जिसमें 350 बच्चे उपस्थित थे और उन्हें कानूनी संबंधी जानकारी दी गई और उन्हें विद्यार्थी जीवन कैसे बिताना है, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करना है, और इसके अलावा विभिन्न कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट हो गए, घरेलू हिंसा हो गए, आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, गुड टच एंड बैड टच, इन सभी के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभेच्छा प्रदान की। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले काले हीरे की नगरी चिरमिरी के ओपन कास्ट माइंस में सती मंदिर के विवाद पर आखिर विराम लग ही गया। सती मंदिर के विस्थापन को लेकर SICL चिरमिरी के और कुछ लोगों के बीच में विवाद होने की वजह से कोयले की माइनिंग करने में दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए SICL चिरमिरी को सती मंदिर विस्थापन के करीब 33 लाख रुपए की राशि से मंदिर को पूरे विधि विधान से के साथ विस्थापित करने का निर्णय लिया। सती मंदिर स्थल की यहाँ की बात कर रहे हैं। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार वो 400-500 वर्ष पुराने पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं हैं। उनका पुरातात्विक जो गाइडलाइन है हमारे विभागीय, उसका पूरा पालन करके ही हम उसका विस्थापन करेंगे। और विस्थापन के साथ पुनः स्थापना है। संग्रहालय में कलाकृतियों को रखा जा रहा है, शिव मंदिर परिसर में मूर्ति को रखा जा रहा है, और जो पुरातात्विक महत्व जो चीज़ें हैं उनसे हम पुनः एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 33 लाख रुपए उसमें लागत प्रस्तावित है और एक हमारे अनुसार वो शिव मंदिर परिसर टूरिज्म के लिहाज से वो विकसित होगा। इस कारण से सावन तुम्हारे पास अभी तो नहीं है। छत्तीसगढ़ तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा स्थान। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गयासपुर में बवंडर बाबा की यात्रा पहुंची। बाबा बुलेट पर हनुमान जी महाराज की ध्वजा लेकर पूरे भारतवर्ष में लगातार 3 वर्षों से भ्रमण कर रहे हैं। अब तक उनकी 3 लाख किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो चुकी है। उनकी यात्रा का एक ही संदेश था, अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण जनमानस तक पहुंचे एवं पूरे देश में सभी लोग से एक अपील की कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र फोटो का अपमान बंद करो। शादी की पत्रिका, कपूर, अगरबत्ती, कपड़े, अखबार, कैलेंडर, माचिस, तंबाकू, पटाखे, चंदन की डिब्बी, बीड़ी, गेहूं की बोरी सड़कों पर, होटल, दुकान के बाहर और ऐसी वस्तु जो उपयोग के बाद फेंक देते हैं, वह देश से पूर्णतः बंद होनी चाहिए। इससे हमारे धर्म का अपमान होता है। बाबा अब तक यह पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सतपुरी, 29 मां शक्तिपीठ आमंत्रण, पूरे भारत में 25 राज्य, करोड़ लोगों को अयोध्या जी का आमंत्रण पत्र दे चुके हैं। ट्रस्ट सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से हम सनातन धर्म प्रचारक रक्षक भवंडर बाबा 1 लाख किलोमीटर 3 साल की यात्रा हमने आज से 3 वर्ष पूर्व इंदौर मध्य प्रदेश से 21 फरवरी 2021 को यात्रा आरंभ करी थी। यात्रा के हमने 2 उद्देश्य रखे थे। प्रथम, हम 2024 में 2020 में अयोध्या जी में भूमि पूजन के साक्षी हुए थे। उस नाते हमने पूरे देश में अयोध्या जी का आमंत्रण दिया कि 2024 में रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो सभी प्रमुख में भी अयोध्या जी आए। और इसी यात्रा में एक संकल्प यह था, जो सनातन धर्म के हिंदू देवी देवता के फोटो और चिन्ह होते हैं, वो फोटो चिन्ह हमने जाने अनजाने कपूर, अगरबत्ती, अखबार, शादी की पत्रिका, बैनर, होर्डिंग, ग्रीटिंग कार्ड, चूने की पन्नी, थैली पे देखे, जो उपयोग होने के बाद कचरा पेटी में जाते, जिससे हमारे सनातन धर्म की आस्था का अपमान होता है। इस अपमान को बंद करने के लिए हमने पूरे भारत के अंदर
प्रथम भगवान के पास गए, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 7 सप्तपुरी, 29 शक्तिपीठ, 25 राज्य। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 14 में टोंक रोड पर राजस्व ग्राम शिवदासपुरा, चंदलाई व बरखेड़ा के लगभग 163.5 हेक्टेयर भूमि पर लैंड पोलिंग स्कीम तैयार किए जाने हेतु राजस्थान लैंड पोलिंग स्कीम एक्ट 2016 की धारा 7(1) व राजस्थान लैंड पोलिंग स्कीम नियम 2020 के प्रावधान में संख्या 4 के तहत प्रस्तावित ड्राफ्ट लैंड पोलिंग स्कीम के हितधारकों को प्रारूप योजना के प्रावधानों व प्रस्तावों की जानकारी दिए जाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उक्त राजस्व ग्रामों के सरपंचों सहित ड्राफ्ट योजना में आने वाली भूमियों के खातेदार उपस्थित रहे। उसमें आपके जो है लोकेशन है ना, मास्टर प्लान के हिसाब से आप चेंज कर, अभी तो क्या है कि सबको एक प्लान लाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ऑलरेडी इनकी जो लैंड है फुल कमर्शियल में नहीं, वो तो मास्टर प्लान का यूज कमर्शियल है ना, अभी आपका कमर्शियल पट्टा थोड़ी मिल रहा है, मतलब आप तो लेंगे। देखिए इसमें आपको मास्टर प्लान का बेनिफिट मिल जाएगा, ना रेडियो के पैसे है, आप ही बना रहे हो, जेडीए तो केवल आपकी है कि आपको। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फतेहपुर उपमंडल के अंतर्गत हाड़ा स्थित अंबेडकर भवन में खास सुरक्षा विभाग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने उपस्थित फतेहपुर व हाड़ा के दुकानदारों के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य विक्रेता दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने बताया कि खाद्य पदार्थ विक्रेता दुकानदारों की 2 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसमें से 12 लाख तक के टर्नओवर वाले दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं, जबकि 12 लाख से 20 करोड़ रुपए के टर्नओवर वालों पर स्टेट लाइसेंस बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अब दुकानदारों को किसी भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एक जागरूकता शिविर था, ये अवेयरनेस कैंप था दुकानदारों के लिए, किसी तरह का फूड बिजनेस जो करते हैं उनके लिए था ये। उसमें इनको रजिस्ट्रेशन उनका है या लाइसेंस बनना है, उसकी प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, प्रक्रिया के बारे में कि कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। तो क्या प्रोसीजर है इसका लाइसेंस? सर इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंस है, बेसिकली 2 कैटेगरीज होती हैं। 12 लाख से नीचे अगर आपका टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब लेन देन, तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन बनेगा, और 12 लाख से ऊपर 20 करोड़ तक है तो आपका स्टेट लाइसेंस बनेगा। वो दोनों ही चीज़ें जो है सारी की सारी ऑनलाइन है, और ये आपका जो नियर बाई लोकमित्र केंद्र है वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको धर्मशाला आने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अप्लाई होगा, आपकी सारी फीस यहाँ से कटेगी और आपको लाइसेंस भी लोकमित्र केंद्र में आके मिलेगा। खबर हिमाचल प्रदेश के ज्वाली से है। वन मंडल नूरपुर अंतर्गत गांव में अवैध कटान को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। नूरपुर के गांव वराडा में अवैध कटान हो रहा है, जिसको लेकर लगातार राजस्व विभाग की टीम व नूरपुर कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके बाद लिखित शिकायत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नूरपुर को भी, जिसके चलते वन विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाते हुए कटाई पर रोक लगाई गई है। भक्त है इधर किसी ना किसी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि इसकी पूछताछ नहीं हो रही। मैं 25 दिसंबर की रिपोर्ट किया हुआ है ऑनलाइन 1100 के ऊपर। वो मेरी ऑनलाइन रिपोर्ट इन्होंने इधर से 2 खाता नंबर डालकर भेज दिया कि हमने ये लकड़ उसने अपने निजी काम के लिए काटी हुई है। अगर उसने निजी काम के लिए काटी हुई है तो कम से कम उसका भी कोई निजी काम क्या था, उसकी भी तकसीद होती है कि यहाँ पे किसने सेक्शन किया है, वो निजी काम के लिए सेक्शन किसने किया है, उसकी कोई पर्ची होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने सब स्टाफ ने मेरे को बोला था। हाँ, मुझे एक कंप्लेंट आई थी बरंडा पंचायत में कुछ पेड़ कटे हुए हैं, तो कल मैंने भी स्पॉट विजिट किया था और उसके बाद तो मैंने कानून और आरओ की एक टीम भेजी थी डिमार्केशन के लिए। तो जो हमने अभी डिमार्केशन करी है उसमें ये जो भूमि जो निकल के आ रही है ये प्राइवेट लैंड है, और कुछ हो सकता है कि शामलात लैंड हो, और एज सच वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड नहीं है इन्वॉल्व है। पेड़ कटे हैं
और अब हम उसकी एक रेवेन्यू के द्वारा एक डिमार्केशन करवा रहे हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू लैंड है। यदि कुछ उसमें पाया जाता है तो संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा कि उनके पेड़ कटे हैं और वो उसके खिलाफ फर्दर एक्शन लेंगे। एज सच अभी तक हमने माल मौके पे सीज़ कर लिया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पे है। आरए को भी हमने लगभग अभी सीज़ तो नहीं किया है, परंतु आरए पे हमारी नज़र है। यदि हमें कुछ अवैध पाया जाता है तो हम आरए को भी सीज़ करेंगे। और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विभूति खंड के पिंक बूथ के पीछे मिली लाश, लाल टी शर्ट ब्लैक लोअर पहने युवक की मिली लाश। लखनऊ से खबर, विभूति खंड में पिंक बूथ के पीछे मिली लाश, लाल टी शर्ट ब्लैक लोअर पहने युवक की मिली लाश। युवक का सर कटा होने की आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्री आवास के सामने नाले में मिला शव। लखनऊ से खबर, विभूति खंड में पिंक बूथ के पीछे मिली लाश, लोअर टी शर्ट ब्लैक लोअर पहने युवक की मिली लाश। युवक का सर कटा होने की आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्री आवास के सामने नाले में मिला शव। लखनऊ से खबर, विभूति खंड में पिंक बूथ के पीछे मिली लाश, लाल टी शर्ट ब्लैक लोअर पहने युवक की मिली लाश। युवक का सर कटा होने की आशंका, सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्री आवास के सामने नाले में मिला शव। केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में शनिवार को दादा दादी नाना नानी दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों के दादा दादी एवं नाना नानी को आमंत्रित किया गया। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा गीत, नृत्य, विचार, अभिव्यक्तित्व एवं लघु नाटिका का प्रदर्शन किया गया। विशेषकर लघु नाटिका को देखकर दादा दादी नाना नानी भावुक नजर आए। ओल्ड इज गोल्ड नृत्य को देखकर सभी भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही दादा दादी नाना नानी के लिए आयोजित की गई विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य श्री रवीश चंद्र पांडे जी ने बुजुर्गों को हमारे समाज में विशेष योगदान एवं उनकी बहुमूल्य भूमिका के लिए सराहना की। खबर बहराइच से है, जहां नानपारा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 1.5 साल की मासूम को उसी के घर के पास रहने वाले 50 वर्षीय अधेड़ ने दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद जख्मी हालत में मासूम को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची एसपी वंदना शुक्ला ने बताया कि आरोपी दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मासूम को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद हड़कंप मच गया। पारा थाने के क्षेत्रांतर्गत आज ये लगभग 1 वर्ष की बच्ची के साथ एक 50 वर्षीय आदमी द्वारा बलात्कार की घटना तारीफ की गई है। और जैसे ही इसका घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल टीम फॉर्म कर ली गई थी। इसकी गिरफ्तारी हुई थी और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाने में डिटेन्ड है, उसे पूछताछ की जा रही है और बच्ची को तत्काल उपचार के लिए पहले सीएचसी ले जाया गया, अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है। अभी बच्ची स्टेबल है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत गंभीर चोट है, लेकिन फिर भी और बेहतर इलाज के लिए, ताकि और अच्छे पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट बच्ची को एक बार एग्जामिन कर लें, क्योंकि बहुत छोटी है, उसको लखनऊ रेफ़र करा रहे हैं और पुलिस अभी जल्द ही लेके जाएगी ताकि बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और घटना इतनी ज़्यादा घिनौनी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए स्वयं मेरे द्वारा अनुरोध किया जाएगा जो पॉक्सो स्पेशल कोर्ट है उससे, कि इसमें हम जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से ऐसे अपराधी को सजा करें। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की अगुवाई में अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में कैसरगंज सीओ रूपेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गठित टीम कैसरगंज, फकरपुर
और जरवल रोड में अपराधियों को गिरफ्तार कर लगातार अपराध पर अंकुश लगा रही है। इसी क्रम में आज हुजूरपुर पुलिस ने 5 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और वहीं सीओ कैसरगंज के एक्शन को देखते हुए जहां अपराधी ठहराए हुए हैं, वहीं आम जनमानस में इस कार्रवाई से पुलिस के प्रति सकारात्मक माहौल दिखाई दिया है। इस दौरान सीओ रूपेंद्र गौड़ ने साफ संदेश दिया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को यहां तो सुधरना होगा या जेल जाना होगा। मुजफ्फरनगर में किसानों की राजधानी सिसोली में हुई किसानों की महापंचायत में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली कूच के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों पर दिल्ली बॉर्डर पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग के दूसरे तरीकों को आजमाने की कड़ी निंदा के साथ भारतीय किसान यूनियन ने साफ कर दिया है कि वो देश के हर उस किसान के साथ खड़ी है जिस पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई में टिकैत परिवार खुद अपने सीने पर गोली खाने को तैयार है। उनकी दिली ख्वाहिश है कि टिकैत परिवार की ओर से किसानों के संघर्ष में आंदोलन में बलिदान दिया जाए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि 21 फरवरी को यूपी का किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च करेगा। उन्होंने मासिक पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के लिए आंदोलन बंद नहीं होगा। हित में तो सरकार के साथ में लड़ाई है। पूरे भारत का किसान आज एक है, कोई कुछ नहीं किसी नाम पे नवाजे जाते हो, कोई बात तो अलग बात है। कोई किसी नाम तो संगठन है, कुछ वो है तो सभी किसान। कोई 2 दिन आगे चले गए, 2 दिन पीछे चले गए, पर सबकी निगाह वही है, इस आंदोलन पे है जो दिल्ली के बॉर्डर पे वे किसान पड़े। तो आज सभी जिम्मेदार आदमी आ रहे हैं यहाँ से। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होकर। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कान्हा की नगरी मथुरा की होली विश्व में प्रसिद्ध है। होली के रंग में रंगने के लिए देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते और अपने कान्हा के रंग में सराबोर होकर मस्ती में झूमते हैं। भक्तों की भक्ति में केमिकल रंग भंग न पड़े, इसके लिए मथुरा में तैयारी शुरू हो चुकी है। होली के तकरीबन 1 महीने पहले से ही मथुरा में हर्बल कलर बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी फूल पत्तियों और जड़ी बूटियों से रंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा होली उत्सव के लिए देश दुनिया में मशहूर है। होली के तकरीबन 1 महीने पहले से ही मथुरा में हर्बल कलर बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी फूलों, पत्तियों और जड़ी बूटियों से रंग बनाने का काम शुरू हो गया है। टेसू के फूल, गुलाब के फूल और बहुत सारी जड़ी बूटी इससे बनाया जाता। तो जब मेहनत करते हो आप लोग तो क्या सोच के करते हो? ये सोच के करते हैं कि लोग हमारे रंग को यूज करें, उससे खेलें और उसका आनंद उठाएं। ये सब अपने फूल वगैरह को जो पत्ती वगैरह इन चीज़ों से मिला करके बनाते हैं, कलर बनाते हैं, उसका कलर बन के उसको रंग देते हैं। दिवाली के बाद से करते हैं और होली का एंड हो जाता है। हर्बल कलर यानी केमिकल फ्री रंगों से होली का चलन पिछले कुछ सालों से बढ़ता ही जा रहा है। स्किन फ्रेंडली होने की वजह से इन रंगों के मुरीदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नेचुरल कलर्स हों, हर्बल कलर्स हों, आर्टिफिशियल कलर्स ना हो, तो जो हम रंग खरीद रहे हैं उसको खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन वो हेल्थ के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। और दूसरा अपने बचाव के लिए होता है कि हमारी स्किन अगर ड्राई रहेगी तो उसमें एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी हम बाहर निकलें उससे पहले अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र या ऑयल अच्छी मात्रा में लगा लें। होली का त्यौहार इस साल 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद बहराइच के थाना सुजौली व चौकी गिरिजापुर क्षेत्र के अंतर्गत जनजाति बाहुल क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल व अंतरजनपदीय सीमा लखीमपुर से सटा हुआ है। शनिवार को जनजाति गांवों में छोटे छोटे दुकानदारों से जाली नोटों से खरीदारी करते हुए 2 अज्ञात व्यक्तियों में बर्दिया गांव में लोगों ने
पकड़ा और ग्रामीणों ने पकड़े गए अज्ञात व्यक्तियों के पास से फोटोकॉपी किए हुए 200, 100, 50, 10 आदि के जाली नोट मिले। जानकारी के मुताबिक जाली नोटों को चला रहे व्यक्तियों को पकड़ने के बाद लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान बदरिया ने आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ को शांत कराया और दोनों अज्ञात व्यक्तियों को कमरे में बंद कर सूचना पुलिस को दी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक और भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं को सूबे से खत्म करने का संकल्प उठाया है और जिले के हुक्मरानों को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है, तो वहीं गोंडा में भूमाफियाओं का साम्राज्य तेजी से बढ़ता दिख रहा है। शायद दर्जनों गांव के हजारों लोगों को शायद यह नहीं पता था कि सरकारी तालाबों पर अब भूमाफियाओं के रडार पर है। पहले भूमाफियाओं ने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके सरकारी अभिलेखों में दर्ज तालाब को सरकारी कागजों में दफन कर फर्जी अभिलेख तैयार कर अपने नाम करा लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे करके उस तालाब को आवासीय प्लॉट में तब्दील कर दिया। नाम चांद है। कलेक्टर कार्यालय गए थे। जो सदियों पुराना तालाब है, लगभग 200-300-400 साल पुराना, उसमें पूरे गांव का पानी गिर रहा है। वहीं लोग ज़बरदस्ती भूमाफिया लोग पार्ट लीन चाहते हैं। उनका सरकारी तालाब है, सारे दस्तावेजों में सरकारी तालाब है, लेकिन जबरियन पार्ट लेना चाहते हैं वो लोग। डीएम साहिबा से हमने किया था, दरखास्त दिया है। डीएम साहिबा ने मतलब तत्काल रोकने की कोशिश की थी कि रुकवाइए उसको, लेकिन उन लोगों ने रोका नहीं। जो उन दूसरा तालाब पाड़ लिए उसमें गिरा रहे हैं, कह रहे हैं रात में मिट्टी ले जाएंगे फेंकने वहाँ। हम पूरे तिवारी के रहने वाले हैं और हमारे गांव में जो पूरे गांव का पानी आता है, बारिश का पानी पूरा भर जाता है, डंप हो जाता है एकदम, तब उफला के दूसरे तालाब में जाता था। वो तालाब पाड़ चुके हैं और ये ताल भी पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे गांव का जो पानी है तालाब में, वो कहाँ जाएगा, ये लोग पाड़ लेंगे। अब ये लोग भूमाफिया वाले गांव के तालों को सब बंद करना चाहते हैं। हमारा नाली नर्दहा कहाँ बहेगा? ये पूरे तिवारी के गांव के बीचों बीच में है। नहीं, सरकारी तालाब है। सरकारी तालाब है जी। हमारा नाम इरफान है। ग्राम सभा पूरे तिवारी में तालाब है, जो पुराने सारे दस्तावेजों में तालाब ही दर्ज है। उसके बावजूद भूमाफिया कुछ लोग हैं जो उसको कब्जा कर रहे हैं, पाट रहे हैं, मट्टी गिरा रहे हैं। हम लोगों ने विरोध किया, डीएम साहिबा के पास गए, उन्होंने संज्ञान में लिया। मिट्टी पटना तो रुक गया है, लेकिन डंप हो रही है। जो एक दूसरे तालाब पे पाट चुके हैं उसी पे डंप कर रहे हैं, उसी को उठा के मिट्टी फिर बाद में डालेंगे। अच्छा, ये कैसा तालाब है? बहुत पुराना तालाब है, सदियों से पुराना। ये बहुत का हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे बाप दादा बताते हैं कि बहुत पुराना तालाब है। नहीं तो क्या ये सरकारी तालाब है या? सरकारी तालाब ही है। खबर अमेठी से है, जहां जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भारती पर राजस्व कागजात को फाड़ने व सरकारी कार्यों में बाधा डालने का आरोप में मुकदमा दर्ज है। दर्ज मुकदमे को वापस ले जाने व सैकड़ों समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस में अपना बात को रखने वाले डीडीसी राजेंद्र भारती को शिवरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती ने एक दिन पूर्व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। यहां रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में दबंगों का कहर लगातार जारी है, जहां एक बिल्डर द्वारा आम जनमानस के निकलने वाले रास्तों को बंद करके बिल्डर अपना रास्ता बनाने की फिराक में है। वहीं शनिवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर इफ्तिकाराबाद निवासी राजकली अहिरवार और उनके आसपास के लोगों ने पुलिस अधिकारी से मिलकर वसीम मुर्गा, फहीम जुल्हा और मुन्ना के खिलाफ शिकायत देते हुए बताया कि ये लोग अपनी बिल्डिंग बनवाने के चक्कर में आम राहगीरों का रास्ता बंद कर अपनी बिल्डिंग में शामिल करना चाहते हैं। जब इस बात का विरोध किया गया तो वो मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत थाना अनवरगंज की तो इंस्पेक्टर ने पूरा सहयोग किया, लेकिन चौकी प्रभारी एसआई शमशाद ने कहा कि मान जाओ वरना उल्टा मुकदमा कर दिया जाएगा। सभी पीड़ितों ने बताया कि ये सभी दबंग किस्म के लोग हैं और इनके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं।
भाई हम लोग वहीं मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ कभी रास्ता नहीं। मकान मालिक जो है महबूब, उन्होंने बिल्डर एग्रीमेंट पे वसीम मुर्गा, रहीम इन लोगों को दिया बनाने के लिए। वहाँ पे कभी 100 साल से रास्ता नहीं थी, वो लोग जबरियन रास्ता निकालने। 307 के अपराधी भी हैं जो उनके साथ लोग जुड़े हैं, 302 के भी अपराधी हैं, 307 के भी अपराधी हैं। अभी NRC में भी जेल गए हैं वो। उनका भाई जो है वाहन चोरी करता है, उनका नाम है वसीम मुर्गा, रहीम, और उनका भाई है बड़ा वाला फ़हीम। वो बिल्डरों को पैसा देता है मकान बनवाने के लिए, ब्याज पे रुपया देते हैं। उनको पास पैसे की ज़्यादा गर्मी है और जबरियन रास्ता निकालना। मेरे समस्या ये है कि हमारे घर के पास से दरवाज़ा निकालना रास्ता, और वहाँ रास्ता कभी थी नहीं, और ये जबरदस्ती से ये रास्ता निकालना है। वसीम, मुर्गे वाले वसीम हैं, बिल्डर हैं, और मकान तो उनका महबूब का था, महबूब बनवा रहे हैं बिल्डर से। उनका है, ये कह रहे हैं कि हमारी रास्ता है, और वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। आपने कहाँ शिकायत करी? अनवरगंज थाने में। हमीरपुर जिले में पैसे के लेन देन के विवाद में दबंग ने युवक की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या कर दी, जिसमें इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। वही घटना को अंजाम देने वाला आरोपी युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। मामला मौदाहा कोतवाली कस्बे के साजन तालाब इलाके का है, जहां कस्बे हुसैनिया मोहल्ले के निवासी 23 वर्षीय आकाश अपने एक साथी के साथ यहां से गुजर रहा था। तभी एक युवक आया और पैसों के लेन देन लेकर आकाश पर हमला कर दिया। पहले तो उसने आकाश की डंडों से पिटाई की। जब आकाश के साथी ने उसे बचाने की कोशिश की, तब उसने हमलावर ने चाकू निकालकर आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसमें आकाश खून से लथपथ होकर वहीं ढेर हो गया और हमलावर की युवक की 17/2024 को समय करीब 12 बजे थाना मौदाहा को सूचना मिली कि आकाश उर्फ प्रशांत वर्मा, सन ऑफ शिवदास वर्मा, आरोप कैंपुआ हुसैनिया, कस्बा मौदाहा की साजन तालाब के पास इज्जू उर्फ एजाज, उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसे इलाज हेतु परिजनों द्वारा CSC मौदाहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर थाना मौदाहा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी रवाना कर दिया गया है। रोहित सना बलिष्ठ द्वारा जो मौके पर मौजूद था के द्वारा बताया गया कि पैसे को लेन देन को लेकर इज्जू द्वारा चाकू से हमला कर आकाश को घायल किया गया। फिलहाल देश की बात बेता ही देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।